मेरे साथ आप रिसाइट करते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित जी, प्रियंक भारद्वाज जी, प्लीज स्टार्ट। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, आज 1 जुलाई है और जीएसटी दिवस है। तो जीएसटी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, DRC 01B ये लाइबिलिटी मिसमैच के संबंध में है और ये अभी शुरू किया है गवर्नमेंट ने। पोर्टल पे इसका ये अनेबल हो गया है और इसके क्या फंक्शंस है, ये क्यों आया है, या इसका क्या उद्देश्य है और हमें इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब डिटेल जो है मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो है पहले ये है कि हमें DRC 01 फाइल कब करना है। इससे पहले मैं बता दूं कि DRC 01 आपको मिलेगा कहाँ। आपको ये DRC 01 सर्विसेज हैं, सर्विसेज में जाके, रिटर्न में जाके, और उसमें रिटर्न कंप्लायंस का एक ऑप्शन है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ DRC 01 आपको शो हो जाएगा। लाइबिलिटी मिसमैच करके है ये। अब इसके जो ये है, कब हमें इसे फाइल करना है और इसकी क्या आवश्यकता है, ये आप सबको पता है कि अब GSTR 1 हम जब फाइल कर देते हैं तो उसके बाद 3B में जो डाटा आता है वो GSTR 1 से ही उठ के आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि GSTR 1 और GSTR 1 में जो डाटा है वो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे GSTR 1 में कुछ गलत डाटा चला गया हो। जैसे हमारी सेल 2 लाख की है और हमने GSTR 1 में गलती से वो 2 लाख की जगह 20 लाख टाइप हो गया। 20 लाख के हिसाब से ही टैक्स की कैलकुलेशन हो गई और 3B में हमने, मतलब 3B में वो डाटा वहीं से ले लेगा। 3B में वो डाटा वहीं से ले लेगा और उसी के अनुसार हम फाइल करना है। लेकिन हम उसे अब 3B में तो ठीक करेंगे ना, तो 3B में हमने जो हमारी सेल है 2 लाख वाली, वो हमने डाल दी है। R1 में हमारी सेल गई है 4 लाख, वो 20 लाख, वो गलती से चली गई। लेकिन 3B में तो हम सही करके डालेंगे ना। तो 3B में हमने 2 लाख सेल दी और जो हमारा टैक्स बनता है, यदि 2 लाख की सेल पे हमारा 15 हजार बनता है, लेकिन R1 में 30 हजार हमने दे दिया है, तो 3B में हम सही टैक्स भरेंगे कि 15 हजार भर दिया हमने। लेकिन अगले महीने आगे तो ये जो है, जब हम रिटर्न फाइल कर देंगे सही अपनी, तो हमारे पास एक विभाग से ही सूचना आएगी कि आपने R1 में डाटा 20 लाख दिया है। मतलब ये बेसिकली जो है डिफरेंस है कि R1 में और 3B में। जरूरी नहीं है डिफरेंस हो, लेकिन कभी हो भी सकता है। तो उसका हमें एक हमारे पास मेल पे या SMS पे, मतलब मोबाइल पे SMS आएगा और उसका एक रेफरेंस नंबर DRC, जो कि DRC 01B के संबंध में होगा। आपने ये जो लाइबिलिटी दी है, ये जो R1 में सेल दी है, R1 में और 3B में मिसमैच है, तो DRC की जरूरत हमें तब पड़ेगी, मतलब जब ये डिफरेंस होगा। डिफरेंस नहीं होगा तो DRC का हमें कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई वो नहीं आएगी। अब इसमें जो लैंग्वेज इसकी दी है वो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। ये द सिस्टम चेक्स द स्पाइक्स बिटवीन द लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 या IFF क्वार्टरली और ये मंथली, एंड द लाइबिलिटी पेड इन 3B फॉर ईच रिटर्न पीरियड। If the liability declared in R1 exceeds the liability paid in 3B, यानी कि R1 में liability ज्यादा है 3B से, by the predefined limit for a return period,
or the percentage difference between the liabilities declared in R1 exceeds मतलब मेन मतलब यही है कि R1 और 3B के डिफरेंस। और एक बार जब आप इसकी, क्योंकि इंटीमेशन तो आएगी, ये आनी शुरू हो जाएगी, और एक बार जब आप इंटीमेशन आपको मेल पे या मोबाइल पे मिल जाएगी DRC 01B में कि इसमें आपकी R1 और 3B में डिफरेंस है, तो आपको उसका रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई के लिए इसमें DRC 01B में असल में दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है, पार्ट ए है, और एक पार्ट बी है। ए में तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका इसमें क्या डिफरेंस है R1 में और 3B में। अब इसको जो हमें रिप्लाई करना है वो इसके पार्ट बी में करना है। अब इसमें है कि इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि हमें इसका रिप्लाई या तो हम उस टेक्स्ट को जमा करें या फिर हमें ये बताना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। और ये मैंडेटरी इसलिए है कि यदि हम ये जमा नहीं कराएंगे या इसका डिफरेंस मतलब डिफरेंस जमा नहीं करेंगे या इसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं देंगे तो हम अगले जो मंथ की हमारी R1 है वो हम फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस सेंस में कि इसे हम ध्यान रखें कि भाई मेल पे मोबाइल पे जब भी ये DRC 01B के संबंध में कोई मैसेज आए तो उसका विशेष ध्यान रखें। नहीं तो टाइम टू टाइम हम जब R1 अपनी फाइल करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से ये हम R1 फाइल नहीं कर पाए। अब इसमें ये DRC 01B किसके लिए है, मतलब एप्लीकेबल किसके लिए है? तो ये एप्लीकेबल जो है वो जो R1 या IFF फाइल करते हैं, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर हैं, उन्हीं के लिए है। जो कंपोजिशन वाले हैं उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल रेगुलर डीलर के लिए है। अब इसमें ये मैंने बताई दिया कि यदि हम DRC 01B फाइल नहीं करते हैं, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड फॉर्म DRC 01B पार्ट बी, यानी कि रिप्लाई नहीं देते, चाहे वो टैक्स के रूप में दें या फिर हम उसे उसका रिप्लाई दें। यदि नहीं देंगे, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड फॉर्म DRC 01B पार्ट बी फॉर एनी पीरियड फॉर विच यू रिसीव एन इंटीमेशन, क्योंकि पीरियड का इसलिए ध्यान रखना है किस पीरियड का है ये भी देखना है। अरे वो रेफरेंस नंबर से तभी खुलेगा जब हम उसका पीरियड सही सेलेक्ट करेंगे, तो कई बार उसमें फिर पता चला पीरियड कोई और सेलेक्ट करा हमने तो वो गलत हो जाएगा। रिसीव एन इंटीमेशन इन फॉर्म DRC 01B पार्ट ए, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR1। इसमें स्पष्ट कह दिया कि आप जब तक इसका रिप्लाई नहीं देंगे तो GSTR1 या IFF आप for the subsequent period you will not be able to file GSTR1 और IFF for the subsequent period, यानी कि आप अगले पीरियड का R1 या IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें यदि आप इसका रिप्लाई नहीं देते। इसको टाइमली फाइल करना है और इसमें जो है टाइम की भी लिमिट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ DRC 01B पार्ट बी to avoid any interruptions in the filing of GSTR1। टाइम इसका हमें 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई देना होता है। अब इसमें 4th पॉइंट है, ये मतलब ये जो पॉइंट है वो इस सेंस में है कि टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर के सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर हैं। अच्छा, ये हमें कैसे इंटीमेट होगा कि हमने DRC 01B का पार्ट बी में रिप्लाई दे दिया है। Once the intimation in DRC 01B part A is generated,
जब ये इंटीमेशन जनरेटेड हो जाएगी, रेफरेंस नंबर विल बी असाइंड। एक रेफरेंस नंबर आपकी मेल पे उस पे मोबाइल पे आ जाएगा। यू विल रिसीव द इंटीमेशन बाय ईमेल और एसएमएस, विच उस पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जो कि आगे जो हमें इसका कोरस्पोंडेंस जो भी करनी है वो इस रेफरेंस नंबर से ही होगी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से होगा। जीएसटी पोर्टल में सर्विसेज में रिटर्न में जाएंगे हम, जैसे रिटर्न में जाते हैं वहां एक नया ऑप्शन इन्होंने दे दिया, रिटर्न कंप्लायंस, और उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B ये हमें शो हो जाएगा। अब इसमें है कि हम इसे मंथली या क्वार्टरली, ये भी एक वो है कि मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो इसमें मंथली क्वार्टरली का वो नहीं है, केवल ये फॉर क्वार्टरली फाइलर, जो क्वार्टरली फाइलर है फॉर्म DRC 01B विल बी जनरेटेड इफ एप्लीकेबल आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली 3B। मतलब जो क्वार्टरली है उनके लिए तो जब वो R1 उनकी कंप्लीट R1 कंप्लीट होगी, उसके बाद वो 3B फाइल करेंगे, तो तीनों का IFF जो है वो तीनों जुड़ के वो R1 कंप्लीट होगी। तो तब उसके बाद फिर क्वार्टरली फाइलिंग में, मतलब मंथली नहीं आएगा ये, उनको तो क्वार्टरली ही डिफरेंस शो होगा, क्योंकि R1 उनकी कंप्लीट जो है क्वार्टरली होती है। और जो मंथली फाइलर हैं उनको, जैसे हमने जून की रिटर्न फाइल की है, तो जून की रिटर्न फाइल करने के बाद वो हमें रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा यदि उसमें डिफरेंस है, तो वो हमें ध्यान रखना है प्रियांक मोबाइल जी, का। ये बोलना चाहूंगा, ये तो डिपेंड करता है सर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इसकी जो 3B की किसी की मंथली है उसे मंथली बोलेगा, और जिसकी क्वार्टरली उसकी क्वार्टरली बोलेगा। नहीं सर, क्वार्टरली तो फ्रिक्वेंसी बोलेगा। इन्होंने 3B का नहीं सर, 3B का नहीं जी सर, इसमें क्वार्टरली इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये R1 और 3B का डिफरेंस है, ना तो सर कि मेरा 3B तो IFF। तभी होगा ना सर, क्वार्टरली का 3B तो मेरा कंसोलिडेटेड होगा ना, IFF में तो केवल R1 की डिटेल जाएगी। हाँ, कंसोलिडेट होगा सर, लेकिन वो जो R1 है, जब आप जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का R1 आपने फाइल कर दिया कंप्लीट, और उसके बाद आपने 3B फाइल किया, तो वो डिफरेंस जो आपका रेफरेंस नंबर आएगा वो R1 और 3B जब आपका कंप्लीटली फाइल हो जाएंगे उसके बाद ही शो होगा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, जो क्वार्टरली हाँ, फ्रिक्वेंसी मेरी पूरी हो जाएगी तभी आएगा। तभी आएगा सर, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले तो डिफरेंस पता ही नहीं चल सकता। पता ही नहीं चलेगा, कंपैरिजन ही नहीं पता चलेगा। हाँ, तो अब इसमें एक पॉइंट है कि अब इसमें है कि जब हम DRC 01 पार्ट बी में रिप्लाई फाइल कर देंगे, वो चाहे हम टैक्स जमा करके करें या हम अपना क्लियरिफिकेशन देंगे। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि भाई टैक्स जमा करना है या क्लियरिफिकेशन देना है तो क्या देना है। तो इसमें अब ये है कि कितना टाइम उसमें लगेगा अनब्लॉक द GSTR1, क्योंकि GSTR1 तो आपकी अनब्लॉक हो गई, मतलब ब्लॉक हो गई। जब आपने उसका रिप्लाई जब तक आप नहीं दोगे तो आप R1 आपकी ब्लॉक हो गई। अब वो अनब्लॉक तब होगी जब आप उसका रिप्लाई दे देंगे। वो रिप्लाई देने का टाइम है 7 दिन। रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे ईमेल पे आया, उसके 7 दिन के अंदर आप उसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने के बाद वो तुरंत हो सकता है कि आपकी R1 जो है, क्योंकि ये GST पोर्टल है, आपको पता है कि इसमें थोड़ी कमियां भी है, हो सकता है वो तुरंत ना ओपन हो। तो उसके लिए आप क्या करें, इसमें भी गाइडलाइन ये दी है कि आप उसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लें। तो हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए उसमें, तुरंत उसी लॉगिन में हो सकता है वो ना खोल पाए। अच्छा, अब इसमें है कि अब इसमें ये आ सकता है कि आप इसमें जो रेफरेंस नंबर है, क्योंकि आप इसमें साइट में जो आपके पास नंबर आया है, या तो वो आप मतलब उसमें 3 तरह के लॉगिन हैं। एक तो आप ARN ये जो रेफरेंस नंबर आएगा वो आप उसमें लॉगिन करके, मतलब रेफरेंस नंबर डाल के जैसे ही आप डालेंगे और उसमें मंथ वगैरह कौन से मंथ का है वो तो अपने आप ही दे देगा रेफरेंस नंबर से। तो वो आपको क्लिक करते ही ये शो कर देगा कि आपका डिफरेंस कहाँ है, कि R1 में और 3B में क्या डिफरेंस है। दूसरा, इन्होंने इसमें 3 बटन दिए हैं। एक रेफरेंस नंबर का दिया है, एक इन्होंने
इसका दिया है मतलब Return मंथ का period. कि कौन से पीरियड, कि Return कौन से return पीरियड का period. है, रिटर्न पीरियड का है। और एक दिया इन्होंने स्टेटस। तो ये आप अपने आप भी पोर्टल से चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेल ही मतलब देखनी है आपको, तो आप पोर्टल से भी अपने आप चेक कर सकते हैं मंथ डाल के। तो यदि कोई होगा उसमें तो आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। और कई बार अपने आप को भी पता रहता है कि हमने R1 में, ठीक है हमें पता है जानबूझ के हमने उसमें मतलब गलत दिखा दिया था, लेकिन हम जानबूझ के 3B में उसको रिपेयर किया है, तो वो हमें पता ही है कि उसमें नोटिस आएगा। तो ये वैसे थोड़ा बेनिफिट में भी है, यदि मतलब नुकसान ही नहीं है, हर चीज का फायदा भी है। अब इसमें है, यदि कोई एरर आती है, इफ यू एनकाउंटर एन एरर मैसेज व्हाइल एंटरिंग ARN टू फाइल द रिप्लाई DRC 01B, यदि आप B में कोई एरर आती है तो वही है, आप उसका ARN मतलब जो है एक बार चेक कर लीजिए कि भाई GST उसी GST नंबर का है, किसका है, कोई गलत सलत ना हो। और अब इसके बाद है इसमें, अब इसमें एक चीज ये हो सकती है कि हम उसका रिप्लाई जब देंगे तो हो सकता है DRC 01B में रिप्लाई देते समय हमने जो टाइप किया कि क्या डिफरेंस है, वो एक अलग चीज है, क्या डिफरेंस है हम क्या लिखेंगे, लेकिन हमने गलत लिख दिया। वो हमें मतलब ये इसका डिफरेंस का कारण ये नहीं है, रीजन ये नहीं है, दूसरा है, तो वो आपको पहले डिलीट करना होगा। वो हो सकता है कि उस पर ना ले, एरर दिखाते, तो डिलीट करके आपको दोबारा से उसे रीजन बताना होगा। अब इसमें है, ये रिटर्न कंप्लायंस का तो हो गया है। हाँ, जब हम ARN ये रेफरेंस नंबर जब हम ओपन करेंगे तो इसमें फॉर्म टाइप ये GSTR 01B आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आएगा, रिटर्न पीरियड आएगा कि अक्टूबर है या कौन सा है, तो उसमें जो है आपका पेंडिंग है, आपने जवाब दे दिया, वो भी आएगा। अब इसमें रेफरेंस नंबर के बाद ये तो खैर सिलेक्ट आप सर्च अपने आप भी कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि अब एक इसमें एग्जाम्पल ये है कि GSTR 1 में IGST हमारा लाइबिलिटी जो है वो 50 लाख थी और हमने 3B में 25 लाख दिखा दी। तो डिफरेंस इन लाइबिलिटी जो है ये अपने आप इसमें आपको दे देगा कि 25 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये आपको शो हो जाएगा विद रेफरेंस नंबर और विद क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें दो ऑप्शन है कि एक तो आप इसका DRC 03 करके और उसका नंबर आप इसमें डाल दें और उसको आप वैलिडेट कर दें, तो और उसी तरह से सेव करके और इसका OTP से वेरीफाई करके ये आपका वैलिडेट हो जाएगा, फाइल हो जाएगा और आपकी R1 कोई लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर ओपन हो जाएगी। लेकिन एक ये हो सकता है कि आपने DRC 03 ना किया हो, तो इसका भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये तो वो ऑप्शन है कि आपको टैक्स जमा कराना है, गलती हुई है आपसे तो आपको जमा ही कराना है, तो सारी बात खत्म है, आपको जमा करा दो, जमा करा दो। तो DRC 03 का ऑप्शन इसमें है, आप यहाँ से जाके DRC 03 जमा करा दें, जैसे DRC 03 करते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, उसे करके आप अपना जवाब दे देंगे तो आपका ये जो ब्लॉक हुआ है R1 ये खुल जाएगा। अब तीसरा इसमें ये है, इसमें ऑप्शन दिया है कि DRC 01B पार्ट बी में ही दो ऑप्शन है, एक तो DRC 01B का, DRC 03 का, और एक एंड और करके ये ऑप्शन दिया है कि इसमें आपका जो रिप्लाई है कि डिफरेंस किस वजह से है। अब इसमें एक चीज मुझे सही लगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटी R1 में 200 रुपए है और 3B में आपने 100 रुपए दिखाई, तो आपको देना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो आपके बेनिफिट में है कि आपकी लाइबिलिटी जो है मतलब ये भी फायदा हो सकता है कि R1 में जो आपकी लाइबिलिटी गई है वो 200 रुपए तो चली गई, सही है,
₹100। अब आपको जो नोटिस आया, अब आपने अगली रिटर्न में, मतलब इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं 2-3, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। अब एक तो दिया हुआ है, कारण ये है एक्सिस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म 3B। एक ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है कि एक्सिस लायबिलिटी पेड इन अर्ली टैक्स पीरियड फॉर्म 3B, मतलब 3B में हमारी लायबिलिटी हमने ज्यादा पेड कर दी। मतलब ज्यादा पेड करने का मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने 3B में, पिछले क्वार्टर में 3B में हमारी लायबिलिटी हमने ज्यादा दे दी, 100 की जगह 200 जमा कर दी, तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला जब हम R1 फाइल करेंगे तो उसमें हो सकता है 3B में हम लायबिलिटी ना जमा करें, ₹100 कम जमा करें, तो उसमें हमारे पास ये नोटिस आएगा, तो हम उसमें ये जवाब दे सकते हैं कि हमने लायबिलिटी जो है एक्सिस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन 3B, यानी कि ₹100 हम अगले क्वार्टर में देने थे, अगले रिटर्न में देने थे, लेकिन हमने क्यों नहीं दिए कि हमने पिछले क्वार्टर में 100 की जगह 200 जमा कर दिए थे, तो वो जमा का आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा और रिप्लाई चला जाएगा। ये काफी चीज जो है जब प्रैक्टिकल आएंगी तो मतलब क्लियर होगी, लेकिन इसका ये भी एक फायदा है कि 3B में लायबिलिटी ज्यादा चलेगी तो आपको उसका फायदा हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है फॉर्म GSTR1 फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल, यानी कि GSTR1 जो या IFF जो है, आपने कुछ उसमें डिटेल आपसे गलती हो गई है, गलत चली गई है, एंड विल बी अमेंड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड, मतलब कुछ कारण इसमें लिखे हुए हैं कि यदि आपने GSTR1 गलत फाइल कर दी, कुछ डाटा गलत चला गया, तो उसे ठीक करने के लिए आपने अगले टैक्स पीरियड में जो किया है तो उसका कारण वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, इसमें बॉक्स जो है वो अनेबल हो जाएंगे। और तीसरा है इसमें सम ट्रांजैक्शंस ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड इट कुड नॉट, और एक मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइसेस, मतलब इसमें 4-5 कारण दिए हुए हैं, और एक लास्ट में ये भी दिया हुआ है एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजन में जो आपको रीजन लगे कि हाँ ये कारण है, वो आप लिख के इसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये GSTR ये DRC 01B, इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने इसके बारे में बता दिया है, बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो काफी जानकारी उससे भी होगी। सर इसमें हाँ सर बताइए। हाँ सर जी, मेरे साथ भी एक नोट्स आया एक्चुअल में, तो 19-20 में 3B में सप्लाई नहीं थी, लेकिन हमारे द्वारा भर दी गई। 19-20 में 3B में, हाँ, उसका हमने 20-21 में सप्लाई थी, तो 20-21 में हमने GSTR1 में तो क्लियर भर दी, लेकिन 3B में नहीं भरी, क्योंकि हमारी 19-20 में 3B में भर दी थी। अब GSTR1 और 3 मिसमैच आने लगा सर यहाँ 20-21 में। नहीं सर, एक तो सर ये GSTR10B जो है ये पिछले किसी साल से रिलेटेड नहीं है, ये जो है ये करंट पीरियड से अभी से शुरू हुआ है और अभी से रिलेटेड है, तो आगे तो इसका 20-21 तो क्लियर है सर, GSTR1 क्लियर है सर, 20-21 नहीं में वो तो है सर, लेकिन GSTR1 क्लियर पिछले है, साल से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन 3B में हम क्या करते हैं सर, जैसे जहां तक मेरी जानकारी है सर, 3B में क्या करते हैं, जैसे हमारी सप्लाई ज्यादा डल गई तो 30 सितंबर तक हम उसको बराबर कर लेते हैं। अच्छा 3B में आपने सप्लाई ज्यादा दिखा दी जी, अच्छा, मार्च हमने 19-20 में ज्यादा दिखा दी, मार्च में उसको हमने 20-21 में वो कम कर ली है, तो वो GSTR1 और 3B से मिसमैच हो गया सर। हाँ वो मिसमैच होगा ही सर। तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन है कि क्या, क्योंकि ईयर तो चेंज हो गया सर। हाँ ईयर तो चेंज हो गया सर, और वैसे सही तो यही है सर कि साल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उस साल का जो डिफरेंस है मतलब उसी साल में करना चाहिए, अगले साल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें
थोड़ा मैं भी इसमें डिस्कशन ये चाहूंगा कि अगले साल, बात तो सही है कि अगले साल सितंबर तक का या आगे फिर नवंबर तक का हमारे पास टाइम है कि जो गलती हमारे से 3B या R1 में हो गई है वो हम सितंबर तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये अगले साल में सेल कम करना पिछले साल की, अगले साल में कम करना या ज्यादा करना ठीक है या गलत है, ये थोड़ा सा डिस्कशन का विषय है। तो प्रियांक जी, यदि सेल ज्यादा चली गई है और मेरा मानना यह है कि यदि आपकी सेल ज्यादा दिखा दी गई है और आपका नहीं है, तो जब आप उसका एनुअल रिटर्न फाइल करिए, उसके बाद उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए यदि आपने टैक्स जमा किया। अगली साल में परहैप्स आप उस चीज को 20-21 पे उतनी सेल कम दिखाएं, दो चीजों के लिए। मेरा मानना यह है कि सर उसमें ये तो बात सही है सर। प्रॉपर आप एनुअल रिटर्न उस पीरियड का फाइल करेंगे, जब एनुअल रिटर्न आप उसमें करिए। हाँ तो यदि आपका हाँ, कोई चेंज उसमें होना है केवल उसको, उसके लिए आपके पास नवंबर तक का टाइम है। हम्म, और सर जो लेकिन संजय सर जैन शुरू सर का में, था, और सर जो सर संजय शुरू जैन में, सर का सवाल था, हाँ ये जो जहां तक DRC 1B की बात है सर, ये बेसिकली सर ये एक जो सिस्टम बेस्ड जो इन्होंने डिजाइन किया है वो इसलिए किया है कि जिस भी पीरियड का आप फाइल करेंगे और उसका R1 फाइल करेंगे, जैसे ही कमी पाई जाएगी तुरंत अगले अगले पीरियड से पहले ही आपको रिटर्न आ जाएगा। ये उन चीजों के लिए नहीं है सर कि आपका पूरी साल निकल गया और उसके बाद आपके पास नोटिस आया। ये तो अब ये है कि सपोज किसी का यदि कोई पीरियड है, जून का पीरियड है, जैसे एग्जांपल देता है, तो यदि क्वार्टरली का R1 फाइल करेगा और क्वार्टरली का इस बार का जून पीरियड का अपना 3B फाइल करेगा, इसमें जो डिफरेंस आएगा तो उनके उसके अगले लिए क्वार्टर से पहले ही आ जाएगा DRC 0B हाँ, का। ये ये इसीलिए है सर बेसिकली जो, नहीं पहले तो सर इन्होंने अब ये करा कि 3B R1 से ही अपने आप ऑटोमेटिक डाटा आ जाता है ताकि हम उसमें कोई गलती ना करें, और एक गलती सुधार के लिए ये सर निकाला है पहले इन्होंने। पहले ऐसा इसके अंदर में कुछ था नहीं ना सर विभाग के पास। रिसिपेंट बेस पे तो इनके पास 2B था, बट यदि सप्लायर के एंड से कोई गलती हो रही है और हमें सप्लायर के एंड से कोई चीज चाहिए, तब कहाँ से आता है? उस कंडीशन के लिए इसको 1B को लाए हैं कि आप इनिशियल सप्लायर के बेस पे या जो एडमिट कर रहा है अपनी टैक्स लायबिलिटी, उसी के लिए पे वहां पे ठीक की जा सकती है। और सर जो बात आ रही है कि यदि कहीं ज्यादा दिखा दिया कम दिखा दिया, तो सर वो SMT 10 में जब हाँ जवाब उसमें आएगा ले रहे सेक्शन 61 में, आप तब जवाब दे दीजिए उसको, या उससे वही पहले है आप सर। ठीक कर सकते हैं। हाँ ये एक्सेस 1B का करता है, इससे, यदि वो आपका तो एक्सेस है तो आप असेसमेंट रिफंड ले करना लिए है ना एनुअल सर। से। 1B का इससे कोई लेना देना है नहीं सर। 1B का इससे कोई मतलब नहीं। प्रियंक भाई, मैं अच्छा कल से और भी बाकी बचा था कुछ आपका? सर एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रहा था, बस फिर फाइनल जी। कर दूंगा। हाँ एक सर ये वाला मैटर तो हो गया सर। एक में इम्पोर्टेंट चीज थी, इम्पोर्टेंट एक जजमेंट आया वो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि अभी तक आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सर। अभी तक सबके पास सर फेक इनवाइसेस के, मेरे पास भी नोटिस हैं, आपके पास भी होंगे, तो उसमें एक लेटेस्ट जजमेंट आया है सर कलकत्ता हाई कोर्ट का कि मैं परचेजर हूँ, ए हूँ, मैंने बी से कोई माल परचेज किया है और प्रॉपर मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मेरे पास पेमेंट का प्रूफ है, बैंक का प्रूफ है, ई-वे बिल है, और डिलीवरी के सारा मतलब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, सब प्रूफ है। तो अभी तक क्या था कि बी जो है, बी रजिस्टर्ड डीलर है, मैंने उससे अभी अक्टूबर 22 में कोई माल परचेज किया है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि विभाग ने बी का सर्वे कर लिया और सर्वे में वो पाया गया नॉन एग्जिस्टिंग। जब वो पाया गया तो विभाग ने उसको नोटिस दिया है, जो भी दिया है, लेकिन उससे उसका रजिस्ट्रेशन, अब वो क्यों नॉन एग्जिस्टिंग पाया गया वो विभाग को पता होगा, पार्टी को पता होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नॉन एग्जिस्टिंग है। तो विभाग ने उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो बैक डेट से कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं परचेजर हूं, मेरे पास विभाग से नोटिस आएगा ही कि आपने ये बोगस परचेज जो है ली है, तो आप इसका टैक्स हमें रिवर्स कीजिए। तो उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा तो डिसीजन आया है सर। प्रियांक जी उस पे तो 2 केस लो है ना, संचिता कुंडू और LGW का केस। हाँ अब ये रिसेंट आया है सर। जी अच्छा। वो भी है सर, ये रिसेंट ये आया है कि बैक डेट से, मतलब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बैक डेट से यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो उस, और परचेजर के पास टैक्स इनवॉइस भी है, पेमेंट का प्रूफ भी है, बैंक डिटेल है, सारा सब वो जेन्युइन है। क्योंकि अभी भी जब हम अपील करते हैं तो अपील वाले अधिकारी हमें बेनिफिट देने से
हिचकिचाते हैं, नहीं मिल रहा है। तो उसमें ये है कि जिस दिन हमने वो परचेज की उस दिन उसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अस्तित्व में था तो और सब जेन्युइन है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब वो एसएससी के फेवर में है। ये नहीं कि बैक डेट से वो कैंसिल है तो आप इसका टैक्स जो है आप इसका आरआईटीसी करो, तो ये हमारे फेवर में है। तो बाकी जजमेंट तो और भी है सर, लेकिन एक नॉलेज में आया था सर, इसलिए बताना चाह रहा था। प्रियंक जी इसका साइटेशन बता दीजिए। साइटेशन है सर इसका, मैं बता देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये बहुत काम का है। ये गोर्गो ट्रेडर्स वर्सेस गोर्गो GARGO गर्गो ट्रेडर्स जी वर्सेस जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। तो रिक्शा खड़ा है, पत्थर में चला गया। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का है सर। जी और आगे तो इसमें ये दिया है, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर with retrospective effect cannot be the ground to deny ITC of purchaser where transactions are genuine and valid. सर इसका रिट पिटीशन नंबर क्या है प्रियंक जी? इसका है सर, डेट तो है सर 12 जून 2023 और रिट पिटीशन नंबर है सर 1009 2022। हेलो ठीक हेलो हाँ सर, टाइम भी ओवर हो रहा है सर। जी वो हेलो ये स्टार्ट करिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। हमारे आज की मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्री सीए जमुना शुक्ला जी पधार चुकी हैं, तो मैं उनको आह्वान करूं उद्बोधन के लिए। उससे पहले मैं अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर एडवोकेट सुनीता गोलानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हमारी आज की मुख्य वक्ता का परिचय दे दें, उसके बाद फिर हम आपसे रिक्वेस्ट। Thank you, sir. Good evening, everyone. First of all, our welcome legend speaker of UPCAS, CA Jamuna Shukla ji, on behalf of UPCAS in 182 webinar. Mr. Harsh Sharma ji, Vikramjit Singh Bhadoria ji, PS Upadhyay ji, Mukesh Sharma ji, Deepak Maheshwari ji, Deepak Jain Saharanpur ji, Ankit Garg Saharanpur, UPCAS along with two association, Narmada Tax Bar or Chhatarpur Tax Bar Association, Madhya Pradesh. And all delegates and participants, this is great opportunity to introduce CA Jamuna Shukla ji. Jamuna Shukla ji born in Bombay. Her education, BCom from Bombay University, CA from Mumbai, did DISA course of ICAI. Now practicing as a chartered accountant in Varanasi, 1993. Is first practicing CA lady of Varanasi. She's holding position apart from these. I'm explaining some positions. He is senior partner of Messrs. Jamuna Shukla and Associate, Secretary General AIFTP 2022, Chairperson Direct Tax Representation Committee AIFT 2023. He holds various positions. She honored various professional and social platforms for my social and professional activities and contribution in the form of mementos, medals, certificates, etc. Some prominent recognized are as follows. First, recognition by Honorable PM Shri Narendra Modi for plantation and environment activities. Second, Best Zone Secretary by All India Federation of Tax Practitioner 2018. Shakti Samman, Rani Lakshmibai Samman. Thank you, Sunita ji. Thank you. And again, I am welcome, Madam Shukla ji. Start deliberation, please. मैं इससे पहले भी आप आए थे तो आपका deliberation मतलब introduction दिया था और दोबारा मुझे मिला इसका मौका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am.
तो क्या बड़ी मुझे खुशी आज्ञा बात आज है ये है मैम। कि मैं शुरू करूं? नहीं मैम, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज सीए दिवस पे और जीएसटी दिवस पे आज हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी, ये मेरे लिए थैंक भी यू, सौभाग्य की बात है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच हर्ष भाई सर। पहले तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आज एक सीए डे यानी प्रोफेशनल डे पे प्रोफेशनल डिस्कशन होना, क्योंकि अमूमन हम सेलिब्रेट करते हैं डांस करके, हम लोग कल्चरल इवनिंग मनाते हैं, सब मनाते हैं। तो जैसे दिवाली में भी लोग कहते हैं ना, हम लोग बच्चों को डांटते रहते हैं कि भाई तुम लोग आज पढ़ाई कर लो, क्योंकि पटाखे फोड़ने सब करने, आज पढ़ाई करोगे तो साल भर पढ़ाई का फल मिलेगा, कुछ ऐसी कृपा होगी प्रभु की, तुम जल्दी पास हो जाओगे, अच्छा अचीव करोगे। तो सेम मेरे लिए हो गया, आज आपने मेरा सेशन रख दिया, जबकि हमारे सीए मेंबर सब अभी कल्चरल ज्वाइन अब करने आपका जा इंतजार कर रहे हैं आज रहे प्रोग्राम में, मुझे पता है। हैं। जी, तो हर ब्रांच में है ये, तो हर ब्रांच में है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ जरूरी है, आप लोगों को सैल्यूट, अभिवादन करूंगी। सभी को मेरी तरफ से अभिवादन। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन है, इसमें ज्वाइन किए हैं, टैक्स बार एसोसिएशन। आज के डेट में सबसे टफ हो गया है ट्रस्ट के केस में, उस पे हमें अभी गौर करना है। टैक्सेशन तो बाद में आएगा, पहले कंप्लायंस सही रहेगा तो आप बचे रहेंगे। क्योंकि अगर कंप्लायंस में कहीं हम चूक जा रहे हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी या अप्रूवल कैंसिल हो जाएगी तो हमारे ऊपर सेक्शन 115 टीडी का जो लेवी हो जाएगा, ये टैक्स रेट तब आता है, ये 34.94% तक ये टैक्स जाएगा, जो कि अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। ये भी कब बताया गया है? पिछले फाइनेंस बिल में। तो हम पहले एक जर्नी जो अभी तक खास चेंज आई है, खास रजिस्ट्रेशन को लेके, जो कि अभी 6 मई को जो सर्कुलर आया है, 24 मई अभी 2023 में सर्कुलर नंबर 6 आया है, उस पे अब बहुत डिस्कशन, उसी के लिए आज हम लोग खास यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं पूरी तरह जानती हूँ कि ट्रस्ट के जितने चेंज प्रोविजन है, क्या क्या न्यू चीजें आई हैं, उस सब पे आपका कई बार मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग के सेमिनार हो चुके हैं और हर किसी ने अटेंड किया है, हर किसी ने अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली जो अब तक जो चेंजेस, रजिस्ट्रेशन को आप शुरू करते हैं हम लोग, पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। सरकार की ये कोशिश रही कि अब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं था। देखिए ये कहाँ से क्लिक हो रही है चीजें कि ये पाया गया कि मैं एक क्वेश्चन अगर करूं, लोग आंसर आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, अपना प्लीज अनम्यूट कर, म्यूट रखिएगा, अदरवाइज फिर अनम्यूट कर लीजिएगा, जब आंसर दे तो आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर तुरंत म्यूट कर लीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि आज के डेट में हमारे भारतवर्ष में कितने ट्रस्ट एंड एनजीओज हैं, तो बताएं आप लोगों में से क्या जवाब आ रहा है, जरा मैं जानना चाहूंगी। यस सर, कुछ भी फिगर चलेगा संजय भटनागर जी, यस यस, कुछ भी फिगर चलेगा। संजय भटनागर जी को आइडिया है? सर नो आइडिया, मैं प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए मुझे आइडिया हाँ नहीं हाँ, सर। कोई नहीं सर, कुछ भी फेकम फेक, हम लोग तो तुक्का मारने में तेज है ही है, एक किशन अंदाज सक्सेना भी जी, लगाया जा सकता है। किशन मैं सक्सेना जानना, जी को आइडिया है? अंदाज मुझे चाहिए, कम से कम हम कहाँ तक जान रहे हैं चीजों को, मैं अरुण भी नहीं राघव जी को जानती थी। आइडिया है? एनी फिगर, अच्छा कोई फिगर तो आए, कोई भी आए। यस सुनीता जी, रविंद्र कोई गांधी जी, फिगर? रविंद्र गांधी जी अरे आप 1000 बताएंगे? 2000 लाख कुछ तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, नो पेनाल्टी रविंद्र है। गांधी जी को बताएंगे आप? लगभग 25 लाख। नहीं। संतोष सर दुबे जी, बहुत अच्छा, किसने जवाब दिया 25 लाख? संतोष दुबे जी, संतोष दुबे जी, मैम आप अपने बड़ा बहुत आवाज एनजीओ, मोबाइल प्रदीप खोलिए। सैनी एडवोकेट। बहुत संतोष दुबे जी एनजीओ अपना है। माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। यस सुनीता जी, आप कुछ कह रही हैं? जी जी, अब तो हर बंदा एक एक दो एनजीओ तो 33 लाख चला ही है, रहा है, 33 तो लाख। अराउंड हो गई यस वेरी गुड सर, वेरी 25-30 गुड। लाख। इंडिया में Yes. लगभग 33 लाख हैं एनजीओस। यस सर, यस सर। सर मैं आपका नाम यहाँ नीचे मेरे सिस्टम में दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही, 25 लाख फिगर भी आप बहुत पास पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, गूगल करके 33 भले लाख हम जान जाते हैं। NGO। लेकिन जो अभी फाइनल आंसर आया दैट इज 33 लाख एनजीओ हैं। तो ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, सरकार को भी दिखा कि अरे इतने ज्यादा लोग हैं, ट्रस्ट और एनजीओ है, और फिर इनका जो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है
वो पिछले 21 की अगर फिगर हम इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई ने जो फिगर सामने रखा था सहाय सर ने, दैट वाज 16 लाख करोड़ आउट ऑफ दिस 33 लाख एनजीओ। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स की उस साल की कलेक्शन है मोर और लेस उतना अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ टोटल एनजीओ का जो निकाला गया डिजिटली जो उनको मिला वो है। तो आप सोचिए इन लोग को भी लगा कि इतना ह्यूज अमाउंट, और वो अभी तक कुछ भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। सर आप ये सोचिए, ये तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या उनके एस्टेट हैं, मतलब जबरदस्त एक प्रॉपर्टी और अफेयर्स चल रही हैं एनजीओज में। सरकार को भी लगा कि अब इसका कंट्रोल, और इसका मालिक कोई नहीं होता है। आप ये देखिए एनजीओ ट्रस्ट का मालिक ऑनर हम आप नहीं होते हैं, आइदर ट्रस्टी होता है, सोसाइटी होती है सेक्शन 8 कंपनी में, वो मतलब इंडिविजुअल कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये ट्रस्ट होती है, सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टी उसको वो खाली मैनेजर होते हैं, दे लुक आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज एंड इनकम, और वो अकॉर्डिंगली जो भी लॉ जिसको जितना जो समझ आ रहा है वो अप्लाई करता है, यूज करता है। तो आप सोचिए कि ये पब्लिक का पैसा है, इस पे अभी उतना कंट्रोल जो अब तक होना चाहिए था उतना सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक उसको बहुत चेक नहीं कर पाई, क्योंकि कईयों के रजिस्ट्रेशन हैं, कईयों के नहीं हैं, और कई तो अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सर ये जो सर्कुलर 6 आया है, एक रिवाइवल इन्होंने दिया है कि इन्होंने एक एमनेस्टी दी है कि रजिस्ट्रेशन जो बच गए हैं उनको करना है, पर आई डोंट थिंक कि ये भी एंड होगा। अभी तो आगे कहानी कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रोविजंस जो आए हैं ट्रस्ट के, आप समझ सकते हैं कि ये उन्होंने कोशिश की कि हर चीज अफ्रेश हो जाए, सारे रजिस्ट्रेशन हमारे सामने आ जाए, जितने ट्रस्ट वगैरह हैं सबका रजिस्ट्रेशन आ जाए, डिजिटली उनका अफेयर्स देखा जा सके, सबके रिटर्न ऑनलाइन सीधी बात फाइल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये सब जब फिगर सरकार के सामने आए तो उन्होंने टोटल रिवाइवल इसका किया। तो मैं सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की अब तक जो कहानी है आप सब जानते हैं, 2 केस था। 10A फॉर्म नंबर 10A में आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था सभी को, जो एग्जिस्टिंग थे, जिनका पुराना परपेचुअल परमानेंट रजिस्ट्रेशन था उनको भी, और जो न्यू थे रेगुलर बन रहे हैं। अगर आप, मैंने जो 33 लाख का फिगर हम सब ने देखा, अगर हम जनता जनार्दन को डिवाइड करें तो हर 400 आदमी पे एक ट्रस्ट या एनजीओ है। आप सोचिए कितनी बड़ी फिगर है, और इसको कंट्रोल करना है सरकार को, और वो निरंतर प्रयास कर रही है। तो रजिस्ट्रेशन का क्या कहानी है, अब तक दोनों को 10A में अप्लाई करना था, जो एग्जिस्टिंग थे उनको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिला, अप्रूवल अगर हम बात करें तो 1023C दोनों को अप्लाई करना था, जो 1023C में एग्जिस्टिंग में थे या 12A में थे, उनको दोनों को अप्लाई करना था। किस फॉर्म 10A में करना था, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था वो सबके लिए, चाहे वो प्रोविजनल थे, चाहे वेरी फर्स्ट थे या एग्जिस्टिंग थे, सभी को 10A में अप्लाई करना था। और उनको जो एग्जिस्टिंग थे उनको 3 महीने में ही उन्होंने एक 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, हाथ के हाथ आपको 10A में ही 80GB अप्लाई करना था 5 साल के लिए। मैं अभी एग्जिस्टिंग की बात कर रही हूँ, और उनको 5 साल का दोनों रजिस्ट्रेशन मिल गया विदिन 3 मंथ्स ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन। आप गौर करिएगा ये चीज। अच्छा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया है 5 साल के लिए, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आपको 4.5 साल के पहले, जो अभी ये खत्म होने वाला है भविष्य में, अब 24-24 से कहानी शुरू हो जाएगी, 25 से तो शुरू ही हो जाएगी, तो आपको फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। अब जो सेकंड वो एप्लीकेशन होगा, मैं अभी एक एक लूंगी तो वो बड़ा इजी क्लियर होगा। ये जो नए थे, जो एग्जिस्टिंग थे, अप्रूव्ड अंडर 1023C में, या रजिस्टर्ड में बोलूंगी तो 12A वाले, ये दोनों को ही अब जब सेकंड वो करेंगे 4.5 साल के पहले ही करना, 6 मंथ बिफोर, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है कि आपका कुछ महीनों में आप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हम सब रजिस्टर ट्रस्ट में डील कर रहे हैं कि 4.5 साल होने के पहले हमें रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है, और वो तब उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब, 6 महीने के बाद। अभी तो उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की है,
नो इंक्वायरी हैज बीन डन सो फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में 3 महीने में कटाकट दे दिया एग्जिस्टिंग को। अगली बार आपकी पूरी इंक्वायरी होगी और तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि फिर अगेन 5 साल का होगा, या तब लॉ क्या होगा, हो सकता है परमानेंट कर दें, फिलहाल 5 साल का मिला है। ये तो कहानी थी एग्जिस्टिंग की। अब हुआ क्या, एग्जिस्टिंग को पहले 1 अप्रैल 21 से इनको काम करना था विद इन 3 मंथ्स, जून तक, जून 21 तक का डेट दिया गया कि जून 21 तक आप सबको ये अप्लाई कर देना है 10A में एग्जिस्टिंग को। पर उन्होंने, चलो टेक्निकल ग्लिचेस थे, पोर्टल काम नहीं कर रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, डेट एक्सटेंड हुआ अगस्त 21। वहां भी देखा गया कि जेन्युइन हार्डशिप आ रही थी कि नहीं काम कर रहा है पोर्टल, तो वगैरह वगैरह करते करते अल्टीमेटली उन्होंने लास्ट 25 नवंबर 22 का लास्ट डेट रखा है, क्योंकि कई लोग अभी सो ही रहे हैं। कई लोगों को देखिए, ट्रस्ट एनजीओ कौन हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एकदम अनऑर्गेनाइज है, तो उसको उनको जगाने में अभी बहुत वक्त लग रहा है, और अभी तक सरकार जगा ही रही है। सोचिए आप, खाली रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अभी तक सरकार जगा ही रही है। तो उन्होंने फाइनली क्या डेट उसको किया कि 25 नवंबर 22 तक सब लोगों को टाइम फर्दर दिया गया कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वो भी एग्जिस्टिंग कर ले, लास्ट डेट दी गई। ठीक है, तो चलो वो दिया, तो ये कहानी खत्म हुआ एग्जिस्टिंग की। अब ऐसे ही प्रोविजनल वालों का भी हुआ, उनको भी जून तक करना था, 10A में ही करना था, पर उनको सिर्फ 3 साल तक का मिल रहा था। जो फर्स्ट थे, जो फर्स्ट अभी नहीं अब एग्जिस्टिंग थे, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे, या जो पहले से काम कर रहे थे लेकिन अब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, वो भी इस दायरे में आए, उन्होंने अप्लाई करना था, उनको प्रोविजनल मिला। तो इन 3 साल के लिए मिला, और विद इन 1 मंथ मिला सर उनको, तो उन्होंने 3 महीना भी नहीं लगाया, विद इन 1 मंथ 16 डिजिट का नंबर और ATG का प्रोविजनल दे दिया उन्होंने। और इस कंडीशन के साथ दिया कि अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अगर इसमें भी 3 साल का दिया, पर आपको रेगुलर इसको कराना है 2.5 साल के अंदर अंदर, यानी 6 महीने के पहले, 3 साल टोटल है, रेगुलर कराना है, या अदरवाइज रेगुलर तो ये मैक्सिमम पीरियड है, पर अगर आपकी एक्टिविटी जो न्यू एनजीओ से स्टार्ट हो जा रही है, तो विद इन 6 मंथ आपको फॉर्म नंबर 10AB में आपको रजिस्ट्रेशन कराना था। तो हुआ क्या कि, और उनका भी डेट सेम लाइन पे बढ़ा, उनको भी 30 जून तक गया, फिर 31 अगस्त 21 तक गया, और लेकिन उनका फाइनल डेट जो गया था, जो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली कि उनको करा लेना है विद इन 6 मंथ, वो उन्होंने 30/9/2022 तक एक्सटेंड करते गए, क्योंकि हर साल कंप्लेंट आती थी, नहीं हुआ, लोगों की गुहार आती रही, कॉन्डोनेशन चलता रहा। तो सरकार ने बहुत दिया, सोचिए अप्रैल 21 से चालू होते होते एग्जिस्टिंग का नवंबर 25 तक दिया, और इनको दिया 30 सितंबर 22 तक। पर क्या हुआ, अब कहानी वहां खत्म हो गई, जिसने करना था कर लिया, कुछ लोगों ने डिले किया, जो भी हुआ। अब 1 अप्रैल से फाइनेंस बजट में क्या हुआ कि अब सेक्शन 115TD लेवी होना था, जिनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुए थे या जिन्होंने टाइमली अप्लाई नहीं किया, उसको ये माना गया कि इनका जो एग्जेम्पशन बेनिफिट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने टाइम से काम किया नहीं, और इन पर सेक्शन 115TD लगा दिया जाएगा, जो कि एग्जिट टैक्स, मतलब ये उस दायरे से बाहर आ गए। एग्जिट टैक्स 2-3 केसों में लगता है, एक तो यही है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, या कोई डिसॉल्व खुद भी करना चाहे तो उसको एग्जिट टैक्स भरना पड़ेगा, या कोई नॉन जो सेम ऑब्जेक्टिव या ATG वाले रजिस्टर्ड ट्रस्ट में भी अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। डिसॉल्व का तरीका ये भी है, अगर वो दूसरे ऐसे किसी एनजीओ में करता है जो कि ऐसी एक्टिविटी अनरजिस्टर्ड है या सेम ऑब्जेक्ट्स वाली नहीं है, तो ऐसे केस में 3 केसेस में सेक्शन 115TD का हाई रेट ऑफ टैक्स 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% जो हमारा सेस है ये लगता है। तो अब उसकी नोटिसेज आने की बात बनने लगी, क्योंकि अप्रैल के बाद अब डिपार्टमेंट के पास तो डेटा पूरा है ही ऑनलाइन, किसने नहीं किया, क्योंकि आप प्रोविजनल लेके बैठ गए,
और आपकी एक्टिविटी भी दिख रही है। आजकल तो AIS में एक्टिविटी दिख जाती है, कई चीजों से आजकल ऑनलाइन बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है तो दिख जाती है, डोनेशन आ गए, दैट मीन्स एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड। तो डिपार्टमेंट को ये समझ आया कि यहाँ पे इन्होंने विद इन 6 मंथ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया, 30 सितंबर 22 को जो उन्होंने दिया था। अब उन्होंने ऐसे केस में ये नोटिस देने की बात शुरू कर दी। अभी नोटिस किन के हाथ में आया आई डोंट नो, क्योंकि मेरा केस तो अप टू डेट है सर, पर आपके किसी केस में आया तो बिल्कुल यहाँ शेयर करिएगा। पर ये काम शुरू हो गया। अब इतना ज्यादा हाहाकार मचा, क्योंकि जो लोग सो रहे थे, जो लोग को समझ नहीं आ रहा था, वो लोगों ने, या कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया। अब सबको नोटिस आनी शुरू हुई होगी हैवी टैक्स की, सेक्शन 115 की। तो लोगों फिर रिप्रेजेंटेशन सारे, फिर हमारे जैसे ये वकील, सीधी बात है, देखे कि ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, अभी अवेयरनेस नहीं हुई है इस चीज को लेके, तो उन्होंने फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी। और सरकार को भी लगा कि ये जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी। सरकार भी देखिए अभी बहुत साथ दे रही है, क्योंकि न्यू चीज लॉन्च हो रही है और उनको भी पता है बहुत फास्ट स्पीड पेस में इन्होंने सब चीजें लॉन्च की हैं, तो वो एमनेस्टी देते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर फाइनली बाय दिस सर्कुलर नंबर 6 से सभी 3 केस सिनारियो हैं, सभी को एक एमनेस्टी दी है कि अब 30 सितंबर 2023 तक आप आइदर एग्जिस्टिंग फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या प्रोविजनल भी कर सकते हैं, या प्रोविजनल को आप रेगुलर कर सकते हैं। ये सारी, और ये 3 मेन रजिस्ट्रेशन पे ही हम लोग रहे, ये आप कर सकते हैं। जो हमारा डेट एक्सटेंड हुआ है फाइनली, अब हम सब के पास अब टाइम है, अपने कोई भी मिसिंग क्लाइंट है या हमने प्रोविजनल लेके बैठ गए, भूल गए हम उसको रेगुलर कराना, हम करा सकते हैं। एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, नहीं कराया था तो भी अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। आप जाइए इसको अपना अब फिर से 10A में या 10AB में अब आपको अप्लाई कर देना है। तो आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और सिनारियो था, पिछले फाइनेंस बजट में एक और रजिस्ट्रेशन को लेके अमेंडमेंट हुआ था कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन थे, प्रोविजनल जो लेने वाले थे, जिनकी एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वो उनको सीधा 5 साल का पहली बारी दे दिया था, अदरवाइज उसके पिछले सालों में 3 साल का ही दिया था। तो वो केसेस भी सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब एक रजिस्ट्रेशन का उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नाउ दिस हैज बीन अब कंडोनेशन, आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगनी है, कोई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल होगा। एक तो ये चीज है कि 30/9 की हमें एमनेस्टी मिल गई है, रजिस्ट्रेशन, ऑल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओपन। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने जैसे ये 30/9 की डेट थी और जो नवंबर 22 की थी एग्जिस्टिंग एंड प्रोविजनल वालों की, उनका रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल डेट एक्सपायर होने के बाद भी अप्लाई कर दिया था, जो कि डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ा था। और मीन टाइम में ये सर्कुलर अभी इधर आ रहा है, तो मीन टाइम में कुछ में CIT ने या PCIT ने रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया था। जिनका कैंसिल हो गया है वो लोग अब फिर से फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनका अभी आ गया है हाथ में कागज कैंसिल होने का रजिस्ट्रेशन, वो फिर से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन अप्लाई फ्रेश इन 10A। और जिनका वहां पेंडिंग था डिपार्टमेंट में, जिसका ऑर्डर नहीं पास हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था, मीन टाइम में सर्कुलर आ गया, तो CIT और PCIT उसको वैलिड एप्लीकेशन मानेंगे और उनको वो एक्सटेंशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन उनका मान्य हो जाएगा। तो ये 2 सिनारियो डिपार्टमेंट के संग पेंडिंग थे, और जो अब तक हो चुकी कहानी और क्या एक्सटेंशन मिला है, आई थिंक ये पूरा रजिस्ट्रेशन का सिनारियो क्लियर हो गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। क्यों भाई साहब, दीपक जी एंड ऑल, हर्ष भैया, आप लोग, मेरे ख्याल से ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। और सेक्शन 115 TD का अभी कोई खतरा अपने को फिलहाल बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। ये मत भूल जाना कि सेक्शन 115 TD खत्म हो गया है। आप अगर अपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जो आपने मेंशन किया है अपने ट्रस्ट डीड में, अपने बायलॉज में, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अगर वो सारी चीजें स्ट्रिक्टली चेक हो रही हैं, उसको आपको ध्यान देना है। अगर उसमें डेविएशन पाया जाएगा तो भी कैंसिल होगा, तो अगेन वो एग्जिट टैक्स फिर एप्लीकेबल हो जाता है। वो सेक्शन 13(3) में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, जैसे ट्रस्टी है, ऑथर है,
50,000 से ऊपर जिसने डोनेशन दिया है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, इनको विशेष, जैसे आप हॉस्पिटल और या कोई ऐसी चीज चला रहे हैं कि आपने रेंट फ्री दे दिया इनको, अपना प्रॉपर्टी, ट्रस्ट का प्रॉपर्टी, या बहुत कम रेंट लिया मार्केट रेट से, मतलब स्पेशल बेनिफिट, और स्पेसिफाइड पर्सन जो होते हैं मेन, उनको कुछ दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपका उतना डिसअलाउ हो जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, उस पर टैक्स लगेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। तो मतलब ट्रस्ट में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत केयरफुल। रजिस्ट्रेशन तो फिर भी सिंपल है सर, इतनी कंप्लायंस आ गई है एप्लीकेशन को लेके, कॉर्पस का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे अगर हम लोन ले रहे हैं तो यूटिलाइजेशन करना है, कैसे हमारा एप्लीकेशन का जो हम 9A और 10 फॉर्म डालते हैं, वो कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अब सारी चीजों का आपको इसी हाथों हाथ में जोड़ दे रही हूँ। कंप्लायंस इतना टफ हो गया कि उसकी अकाउंट बीइंग सीए मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूंगी, कैसे इसको मतलब हम कंट्रोल सिस्टम बैठाएंगे, क्योंकि 5 साल में ही आपको अगर कॉर्पस है तो यूज करना है, उसके इन्वेस्टमेंट आपको अलग ही रखने हैं 11(5) में जो है, और वगैरह वगैरह कई चीजें हैं जो कि हम टैक्सेशन और ट्रस्ट में लेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं बता दे रही हूँ कि कहीं से लाइटली वे में काम नहीं करना है। रूल 17AA के तहत इस साल से मैंडेटरी हो गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं या उसके अंदर कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सबके सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, इट इज मैंडेटरी। उसके बैंक अकाउंट हो सके तो सेपरेट करिए, नहीं कर रहे हैं तो आप बताइए, आप एक्सेल सीट में बनाइए, चाहे जैसे बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाइए, हार्ड कॉपी में बनाइए, पर हर चीजों का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, हर प्रोजेक्ट का क्या इनकम है। बिजनेस कर रहे हैं तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मस्ट, नहीं तो दिक्कत आएगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं या वो पूरी की पूरी प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं आपका, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ऐड होगा। अब उसमें एक कैसे क्या होता है, क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, अगेन वो टैक्सेशन और ट्रस्ट में हम फिर कभी उसकी चर्चा कर लेंगे। पर मैं एक रूल 17AA जो लेटेस्ट चेंज है, वो अमूमन हम लोग जब बजट की प्रोविजंस की बात करते हैं तो उसमें नहीं आया होगा, तो ये भी इस साल से मैंडेटरी हो गया, बुक्स मेंटेन करना ही करना है। वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में एज ए ऑडिटर हमें भरना भी पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक था कि रजिस्ट्रेशन का जो मैंने बताया एक्सटेंशन हो गया। दूसरी चीज एक जो इस सर्कुलर में चेंज आई है, आप लोग बार बार एक चीज देख रहे होंगे कि पेंडिंग का भी मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं अलोंग विथ 1023C, 12A और 80G, सबका ये हमें मिला है एक्सटेंशन। तो कई बार कंफ्यूजन इधर हो रहा था कि 80G का है कि नहीं है, नहीं 80G का भी है, उसको भी हम फॉर्म 10 में ही अप्लाई करते, 10A में ही अप्लाई करते हैं। अब रही जो सेकंड चेंज आई है कि आप सब जानते हैं, सब ने मई तक फॉर्म 10BD भर दिया होगा, एम आई राइट? मेरे ख्याल से सबने भर दिया। आप लोग मुंडी तो हिला ही सकते हैं, मेरे ख्याल से सबके पास ट्रस्ट के केसेस होंगे ही, एनजीओ के केसेस होंगे ही। तो आपने अपने डोनेशन जो आपके ट्रस्ट के केस में मिले हैं, उसको उनकी डिटेल्स अलोंग विथ आइदर पैन, आधार, उनका नाम वगैरह डाल के 10BD भरना था। ये तो 30 जून लास्ट थी ना कल? सर मई थी, पर इस सर्कुलर ने इसको एक्सटेंड करके जून कर दिया सर, 30 जून। यस। तो सेकंड पॉइंट यही था 10BD मेरा, ये जून जो कि कल चला गया उसको भरना है, उस हाथ के हाथ 10BE जो कि हम लोग तो सर मई में ही कर लिए, हमारा कोई बचा नहीं था, पर लोगों का बचा रह जाता है, तो 1 महीना उन्होंने एक्सटेंड किया। अदरवाइज पर डे 200 की पेनाल्टी है जब आप डिले में करेंगे इसको। तो एक ये इन्होंने अमेंडमेंट इसमें लाया। फिर रिगार्डिंग द, अब एक बड़ा जब पिछला बजट में जो एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, एक ये मैं जरूर पढ़ूंगी, ये पढ़ के देखिए कितना कंफ्यूजन होता है। 8 provision of clause 23C of section 10 Act seeking provisional approval. Such approval shall be from the assessment year immediately following the financial year in which the application is made.
however the first provision clause of this section 10 that applicable provision is required to be made at least 1 month, ये जो language है, at least 1 month prior to commencement of the previous year relevant to the assessment year from which approval is sought. सर ये जो लैंग्वेज इन्होंने डाली थी, अब तक सर्कुलर 6 की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये लैंग्वेज थी। अब ये समझना इतना मुश्किल था कि 1 मंथ जब से आप चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर तो सर पहले होता है, उसका भी 1 मंथ पहले प्रीवियस ईयर के, कैसे? ये बड़ा अजूबा था। तो ये अजूबा कुछ नहीं है, ये बहुत मुश्किल से जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं सीए लोग, वो लोग को भी समझने में 1.5-2 घंटा लगा कि ये कहना क्या चाहता है। बड़ा टफ था इसको समझना। हम लोग भी सोचते थे यार क्या है, दिमाग खपाओ नहीं, हम लोग तो सीधे सीधे काम करेंगे, ये कहना क्या चाहता है। तो इसको, ये टफ लैंग्वेज को इन्होंने अब सिंप्लीफाई कर दिया है इस सर्कुलर 6 में। पॉइंट जो नेक्स्ट उनका जो क्लैरिफिकेशन है कि आपको जब भी आप प्रोविजनल लेंगे इस साल, जब भी कोई भी, देखिए अभी तो एक्सटेंशन पुराने के लिए हुआ, लेकिन अनवरत ही काम चलता रहेगा। जब भी आप लेंगे तो अगले असेसमेंट ईयर से हमको बेनिफिट, हमारी जो एग्जेम्पशन बेनिफिट है वो मिल जाएगी। पिछली बार वो जो उन्होंने पुरानी लैंग्वेज करी थी वो इतनी कंफ्यूजिंग थी कि ये कंफ्यूजन को दूर करके उन्होंने वेरी सिंपल लिख दिया कि इन द ईयर विच एवर ईयर यू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन प्रोविजनल, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन। मतलब उसी साल के लिए, असेसमेंट ईयर तो नेक्स्ट साल होता है, उसी साल से हमने मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक इन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। और हाथ के हाथ सेम एटीजी और 10 के लिए भी वो ऐसे ही लिखते थे, सब में सब चेंजेस तीनों में हाथ हुए हैं। अप्रूवल में हुए हैं, दैट इज 1023C, रजिस्ट्रेशन में हुए एंड देन एटीजी में भी हुआ है। अब अगला क्लैरिफिकेशन ये जो इन्होंने करा है कि पिछले बजट में आया कि फॉर्म 9 और 10A, सॉरी फॉर्म 9A एंड फॉर्म 10, मैं कंफ्यूज हो गई, वेरी सॉरी। 9A एंड फॉर्म 10 जो है, आप सब जानते हैं, आपने ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई भी ट्रस्ट चला रहा है, 31 मार्च को डोनेशन मिला हमें, तो वो डोनेशन तो हम यूज कर नहीं सकते, एप्लीकेशन हो नहीं सकता, और 85% हमें अप्लाई करना है। पूरा का पूरा पैसा ही कभी कभी होता है, आप सब जानते हैं, डोनेशन लिया जाता है, दिया नहीं जाता है गिरीश आहूजा जी के सर में। तो अमूमन मार्च में एक्टिविटी सारे हम पैसे हमको मिलते हैं। अब वो जब मिल रहा है तो वो कैसे आप दिखाएंगे कि इट इज यूटिलाइज? कभी कभी तो बैंक में ही पड़ा रह गया पैसा। तो ऐसे केस में हम फॉर्म 9A भरते हैं कि दिस मनी विल बी यूटिलाइज, देन इट विल बी रिसीव्ड और इन द नेक्स्ट ईयर। तो वो 9A इस तरह ऐसे जो हमारे खर्चे हैं जो कि अक्रू हो गए हैं, जो कि हम किसी वजह से बैंकिंग या किसी और वजह से भी, अदर जेन्युइन रीजन में भी ऑल्सो देयर, उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रीजन डाल के आपको फॉर्म 9A भर देना है। तो आपको वो एप्लीकेशन डीम्ड एप्लीकेशन माना जाएगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो आप मेंशन करेंगे 9A में, और उसका 85% हमें हिस्सा लेना हो जाएगा। तो इसकी ड्यू डेट, और फॉर्म 10 क्या था, ये था कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट लंबा चल रहा है आपका, हमें पैसा मिला इस साल मान लो 20 करोड़, पर हमारा प्रोजेक्ट को बीच में ही मिल गया, हमें शुरू में ही मिल गया, लेकिन हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, 3 साल तक चलेगा, या कुछ ऐसा है कि हम जो 3-4 सालों में अचीव कर पाएंगे, तो इन जनरल उसको फिर ऐसे केस को हमें फॉर्म 10 अप्लाई करना था, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसको 5 साल में अप्लाई करना है। तो 2 हमें अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। इससे क्या होता है, वो भी डीम्ड एप्लीकेशन हो जाता है और उसी साल हमें वो अप्लाइड में मिल जाता है। तो उसकी डेट वो क्या है, कैसे होता है, वो बात दूसरे सेशन में, उसकी डेट उन्होंने इस बजट में कर दी थी 2 महीना पहले रिटर्न फाइलिंग के संग संग जाता था, उन्होंने कर दी थी 31 अगस्त ऑफ एवरी ईयर, जो कि बड़ा मुश्किल था कि भाई फिर लोगों ने कहा कि सर ये कैसे हम 2 महीना पहले कर देंगे, अगस्त तक कैसे करेंगे, क्योंकि ऑडिट आप होती है हमारी सितंबर में ट्रस्ट की, और उसका रिटर्न फाइल होता है अक्टूबर में। तो जब तक ऑडिट नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा क्या फिगर फाइनल है, क्या एप्लीकेशन होगा, क्या नहीं होगा। ऑडिटर करेक्ट करता है उस चीजों को, वो प्रॉपर फिगर निकालता है। तो हमारे बस का ये नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन गया, तो उसको सरकार ने अल्टीमेटली
ये अलाउ कर दिया है, माइंड करिए ये वर्ड, दे हैव अलाउड कि आप ये फाइल कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के संग, दैट इज अक्टूबर, लेकिन ड्यू डेट अभी उन्होंने अगस्त ही रखा है, अगस्त ड्यू डेट रखा है, लेकिन यू कैन फाइल अलोंग विथ योर रिटर्न फाइलिंग ऑफ ट्रस्ट। मतलब ले देख के हम लोग तो सीधी बात है, कोई रिलैक्सेशन मिले तो हम तो भाई सीधा अक्टूबर में ही उसको फाइल करेंगे, कोई टेंशन नहीं, नो पेनाल्टी, कोई इसमें वो हमारी डिनाई नहीं करेंगे एप्लीकेशन। तो एक ये इन्होंने उसको हमें रिलैक्सेशन दिया इस सर्कुलर के द्वारा। अब हम फ्री हैं, नहीं तो एक अभी टेंशन था, अगस्त तक ये काम करना था, लेकिन ये तो था उसी बहाने हम लोग ट्रस्ट वर्क की रिटर्न फाइनल कर लिए होते अगस्त तक। अब फिर से वही ले दे के लोड बढ़ गया हमारा, सितंबर एंड अक्टूबर इन्होंने इसको वैलिड कर दिया, तो वो भी अब डिले में है, उसमें कोई आपका कैंसलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सर, ये क्लैरिफिकेशन आया। देन अनदर क्लैरिफिकेशन इज फॉर्म 10B। 10B इज व्हाट, कि हमारा जो ऑडिट होता है, आप सभी जानते हैं कि दोनों ही केस में ऑडिट कब होता है ट्रस्ट में, चाहे 1023C हो या मतलब अप्रूवल हो या रजिस्ट्रेशन 12A का हो, 2,50,000 से ऊपर आपकी रिसीट है, इंक्लूडिंग कॉर्पस इसमें होता है, अगर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा 10B में। तो ये इन्होंने इसको क्लेरिफाई कर दिया है। उसके फॉर्म सब उन्होंने, अब तक 10B और 10B भी पहले भी था, लेकिन पहले क्या था कोई बताएगा मुझे? 10B किसके लिए था, 10BB किसके लिए था? मैम ये 5 करोड़ की रिसीट्स के ऊपर था ना पहले 10B, 5 करोड़ ऑडिट। चलिए मैं बताती हूँ। पहले ये था 12A रजिस्ट्रेशन, आप समझ रहे हैं, जो 12AB अब हम कह रहे हैं, उसमें हम लोग को 10B दाखिल करना होता था, 10B 12A ऑल 12A, और अब और 1023C की जगह अगर ऑडिट होनी होती थी तो उसको दाखिल करना पड़ता था 10BB। पर अब इन्होंने उसमें भी टोटल चेंज कर दिया है। अब उसमें उन्होंने कर दिया है कि 10B जो है, हमें मोर देन 5 करोड़ रिसीट्स जिनकी भी है, या जिनका कहीं से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया है, या हमने अपनी एक्टिविटीज को आउट ऑफ इंडिया की है, 5 करोड़ से नीचे है लेकिन कहीं से आपको FCRA में कंट्रीब्यूशन मिल गया है, या आपने अपनी अमाउंट अप्लाइड कर दी आउट ऑफ इंडिया, ऐसे 3 केसेस में आपको फॉर्म 10B में ऑडिट करानी है। बहुत ह्यूज फॉर्म हो गया है सर, पहले वाली बात नहीं रही। 47 क्लॉजेज है, भरते भरते हालत खराब हो जाएगी। CA और एडवोकेट्स का तो इन NGOs के केस में फलीता निकल गया है सर, और आप सब जानते हैं कि क्या रेम्यूनरेशन वहां से है। सब छोड़िए, अगर जेन्युइनली आप देखें तो अगर हम पैसे बनाने वाली जेन्युइन जो ट्रस्ट है वाकई बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, तो इतनी ज्यादा वहां कंप्लायंस और की कंसल्टेंसी हो सकती है, इतनी ज्यादा कंप्लायंस की फीस बन सकती है, अकाउंट मेंटेनेंस की वहां इतनी फीस बन सकती है, और उनकी ऑडिट ये कितनी ज्यादा, मतलब हर चीजों का प्रोजेक्ट वाइज हर चीज रखना है। फिर उनके में आपको पता है कि कभी कभी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो कॉमर्शियल मैनर में जैसे अदर बिजनेस का टैक्सेशन होता है वैसे ही उनका भी होगा, तो उसको भी हम लोग को एकदम एक्यूरेट रखना होगा कि कल को मान लो कुछ ऐसा होता है तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा कि हम लोग ज्यादा टैक्स ना आए, क्लाइंट को हमें हर दृष्टि से सोचना होगा। तो अब जो पहले सेक्शन वाइज था ऑडिट 10B एंड 10BB जो इस सर्कुलर में आया है, अब वो टर्नओवर बेस्ड हो गया है, नॉट सेक्शन बेस्ड। रीजन इज अब उन्होंने मैक्सिमम करके 1023C और 12A को एट पार लाने की कोशिश की है। अभी भी 1023C आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में अप्रूवल लेना होता है हमें, और अदर केस में 12A रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो अभी भी ये चीजें चल रही हैं, लेकिन पहले बहुत डिफरेंट 1023C को कुछ बेनिफिट थे,
12A वाले को कुछ बेनिफिट स्पेशल थे, तो कई लोग सोचते थे 12A में कराएं, कई लोग सोचते थे 23C में 5 करोड़ तक का पिछले बजट से आ ही गया है कि कोई जरूरत नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन की, तो 23C में रहा करते थे। पर ये सब कर करा के अब वो कितने 1023C के कैटेगरी है, ये सब हम लोग टैक्सेशन और ट्रस्ट में कवर करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि पहले उनके लिए 23C अप्रूवल वालों के लिए 10BB था और 10B इनके लिए था 12 रजिस्ट्रेशन के, वो कैटेगरी इन्होंने हटा के अब टर्नओवर बेस्ड कर दिया है। 5 करोड़ एबो 10B, अदरवाइज 10BB। लेकिन 5 करोड़ या फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया है या आपका एप्लीकेशन आउट ऑफ इंडिया है तो भी 10B लग जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर अमाउंट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर सर। अब आपको ऑडिट फॉर्मेट में ये चीजों का ध्यान रखना है। तो और एक उन्होंने इस सर्कुलर में यहाँ तक बातें की हैं जो मैंने सारी पॉइंट वाइज आपके सामने डिस्कशन की, और एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड पेमेंट का ऑडिट रिपोर्ट जो 10B या 10BB है उसमें ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिफिकेशन डाला है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का अमाउंट आपको देना होगा। जैसे टैक्स ऑडिट में हम लोग लिखते हैं ना कि कंफर्म करिए कि सारे एक्सपेंसेस हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड या अकाउंट पे चेक वगैरह। तो इन्होंने जो पिछला बजट में था खाली इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करी थी, अकाउंट पे चेक वगैरह का इंक्लूजन नहीं था, उसको भी डाल दिया है। बस ये एक उन्होंने ऐड किया है टू हैव द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि वो पूरा डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड या डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करने वाली बात को उन्होंने कहा है। तो ये तो थे सर जो हम लोग सर्कुलर 6 जो खास इसको डिस्कस करना चाहते थे। अब आई थिंक कि जो मेन था कि लेटेस्ट प्रोविजन जो आया सर्कुलर 6 में एज पर विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10B, फॉर्म 9, 9A, फॉर्म 10, ये सब की क्लैरिफिकेशन आई थिंक क्लियर हो गई सर। रजिस्ट्रेशन में मेरे ख्याल से कोई डाउट है तो बिल्कुल आप अभी मुझे पूछ सकते हैं, जो ये अगर सर्कुलर 6 के तहत अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी अगर चाहे तो। फिर मैं दूसरी कुछ चीजें, वैसे मैंने रूल 17AA भी आपके सामने शेयर कर दिया कि मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह अब बनाना ही बनाना है। एनीथिंग सर? लालचंद जी को सवाल पूछना है? लालचंद जी, प्रयागराज, किशन भाई साहब को सवाल पूछना है? अलीगढ़, किशन सक्सेना जी। एक चीज और, मैं इसको लगभग ये हमारी अगर हम इस सर्कुलर की बात करें तो हमारा लगभग सर्कुलर मैंने कवर कर लिया है पूरा कि जो चेंज आया है, क्योंकि और चीजें तो हमने अमेंडमेंट्स वगैरह को मैंने नहीं लिया है, सीधा उसके आगे की बात करी है। एक नया टर्म जो यूज हुआ है दैट इज रिजिम 1 एंड रिजिम 2, जो मैं बार बार अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन की बात कर रही थी। अप्रूवल 1023C एंड 12A रजिस्ट्रेशन दैट इज रजिस्ट्रेशन, ये दोनों को अब क्या न्यू डेफिनेशन जैसे 10B 10BB हो गया टर्नओवर बेस्ड एंड सम अदर कंडीशंस। एंड अब आप अगले सालों में हम बात करेंगे रिजिम 1 दैट इज अप्रूवल, दैट इज सेक्शन 1023C अप्रूवल्स, मतलब उसको अब रिजिम 1 कहा जाएगा 1023 वालों को। और 12A रजिस्ट्रेशन, 12AB रजिस्ट्रेशन जो प्रेजेंटली कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड रिजिम 2। तो आप बेनिफिट या रिजिम 1 में ले सकते हैं या रिजिम 2 में ले सकते हैं। ये तो बजट के अमेंडमेंट में ही आ गया था, वो सब आपने डिस्कस किया ही होगा। तो ये एक नया नाम अब आ गया है। जो नई चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो रिजिम 1 एंड रिजिम 2 के संदर्भ में अब बात की जाएगी भविष्य में। तो ये विनय बोर्ड के साथ कोल्हापुर से इनके कुछ सवाल थे, इनका बहुत इंटरेस्ट था ट्रस्ट में। सर अब सवाल पे आ जाइए, जितना मुझे आएगा मैं दूंगी, नहीं विनय तो बोर्ड के साथ अपने ऑन कर लीजिए माइक्रोफोन अपना। आई एम डन विथ माय लेटेस्ट सर्कुलर। यस सर। मैडम नमस्ते, आई एम एडवोकेट एमडी बोर्ड फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। वेलकम सर। आपका स्पीच तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि 10B जो है ना वो मोर देन, जिसका रिसीट मोर देन 5 करोड़ से उसके लिए 10B, यस, और अदरवाइज 10BB। यस, एम आई राइट? नो, यस यू आर राइट। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और किसी को सवाल हो? अरुण राघव जी, आपको कोई सवाल हो अभी ट्रस्ट का? हाँ, मैं शर्मा जी मैं पूछ रहा था कुछ। बोलिए, आप बोलिए। यस सर। एग्जिट टैक्स की बात आई मैम,
यस जब या तो प्रोविजनल से रेगुलर नहीं करा पाए या रेगुलर की वैलिडिटी डेट निकल गई, यस तो एग्जिट टैक्स लगने की बात आई। यस तो एग्जिट टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं मैम, किस तरीके से क्या है? सर एग्जिट टैक्स आप पहले तो ये समझिए सेक्शन 115 टीडी में 115 टीडी में एग्जिट टैक्स लगना है। तो अगर हम सर्कुलर को अभी केंद्र में रख के ही बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बवाल अभी क्या फैला है, रजिस्ट्रेशन फेल्यूर। इतना सरकार समझा रही है कि टाइम से रजिस्ट्रेशन करा लो जो एग्जिस्टिंग वाले हो। अभी भी आपको न जाने इतने एनजीओज मिलेंगे या मंदिर मिलेंगे या गुरुद्वारे मिलेंगे जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। ठीक है, रिलीजियस वाले को कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनको अगर पैसा कहीं से मिल रहा होगा रसीद पे और किसी ने अपने नाम से डोनेशन किया है, कुछ किया है, या कोई वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो करते हैं ना चैरिटेबल एक्टिविटी, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे अगर बहुत तहकीकात होने लगेगी। तो पैसा उनको जो आता है यूनानिमस डोनेशन उनको अलाउड है, लेकिन अगर वो बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं से पैसा ले रहे हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन, इसीलिए रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट करके रजिस्ट्रेशन हम ऑब्जेक्ट में डालते हैं अमूमन, जिसको करवाना, इट इज ऑल ऑप्शनल मंदिर के लिए। लेकिन सर ये जो आ गया रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर ऑल, अभी भी कईयों ने नहीं कराया। और सबसे बड़ी जो एक तो वो केस जो कि एग्जिस्टिंग है उन्होंने नहीं कराया, और एक तो वो जो कि प्रोविजनल तो ले लिए, हमारे रडार पे हैं इनकम टैक्स के, और उन्होंने अभी देखे 2.5 साल तो अगले साल से शुरू ही हो जाएगा, तो उनको तो हर हाल में रेगुलर कराना ही है। चलो वो तो ठीक है, उनको तो अभी टाइम है, लेकिन उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। आज आपने प्रोविजनल लिया, समझो किसी ने 21 में लिया, किसी ने मान लीजिए अप्रैल में ले लिया, या उसने डेट एक्सटेंड होता गया, जून में लिया, मई जुलाई में लिया, वो कोई इश्यू नहीं है। उसको अगर बैंक में पैसा आ गया या उसने कोई एक्टिविटी उस साल की बैलेंस शीट में डाल दी है सर, उसने तो 21 का भी रिटर्न भरा, 22 का भी भर दिया। 22 के रिटर्न में सामने आया कि एक्टिविटी स्टार्टेड, पर इन्होंने रेगुलर नहीं करवाया। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे सेक्शन 115 टीडी इनका कैंसिलेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजनल लिया था। ऐसे लोगों को ये सेक्शन 115 टीडी वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और नोटिसेज इनको जारी हो गई थी ऐसे केसेस को। और जो एग्जिस्टिंग जितना डिपार्टमेंट को मिले होंगे उनको तो अलग से किया उन्होंने, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। यानी वंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो आपका क्या हुआ, जो एग्जेम्पशन वो चला गया। एग्जेम्पशन अब तक आप बेनिफिट लिए थे, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, तो आप एग्जिट हो रहे हो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से टैक्सेबल नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। तो हो सकता है कुछ लोग बहुत चालू होते हैं कि उनको फटाफट हुआ क्या कि प्रोविजनल मिल गया सर, तुरंत मिल गया था, विद इन 1 मंथ मिला था। अगर आप गौर करें 3 टाइमलाइन है सर, प्रोविजनल विद इन 1 मंथ मिल गया था जिन्होंने अप्लाई किया था। विद इन 1 मंथ आपको एटीजी का 16 डिजिट मिल गया था और रजिस्ट्रेशन का मिल गया था विद इन 1 मंथ। आपने खूब पैसे उगा लिए मार्केट से, कंपनियों से खूब पैसे, उनको एटीजी भी दे दिया, 10 बीडी भी फाइल कर दिया, 10 पीई इश्यू कर दिया, आपने सब तो कर दिया आपने, आपके पास ह्यूज पैसा आया। और वो पैसा लेके कई लोग मिस यूटिलाइजेशन भी तो किए होंगे सर। दुनिया में बहुत चालाक लोग बैठे हैं, हम आप जैसे सीधे लोग नहीं है, लोग आधे फ्रॉडुलेंट है। कोई लॉ आता है तो उसमें क्या लूप होल है उसका रास्ता सब कोई निकालना चाहता है। तो ऐसे तमाम केसेस हुए होंगे कि वो लोग क्या जरूरत है, अब हम क्यों रिटर्न भरेंगे, क्यों करेंगे। कुछ ने बहुत सारा डोनेशन भी लिया होगा, ये सब आजकल रडार पे आ जाता है। आप रडार पे हैं नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका वहां दिख रहा है, प्रोविजनल है, तो उसका अगर बैलेंस शीट में कोई भी एक्टिविटी दिख गई तो उनके ऊपर नोटिस जारी हो गई। तो ऐसे केस में इन्होंने यही सब, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस थे कि नहीं उन्होंने रेगुलर कराया या किसी ने रजिस्ट्रिंग वाले ने भी नहीं कराया, तो ऐसे लोगों को कैच करके नोटिसेस जारी हुई, उनपे हैवी टैक्स का सेक्शन 115 टीडी का टैक्स लगाते हुए नोटिसेस जारी हुई। तो हाहाकार मचा, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आया, तो इन्होंने अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है कि ये गलतियां सुधार लो 30 सितंबर 2023 तक। तो सर एम आई क्लियर सर कि आप क्या पूछना चाहते थे? मेरे ख्याल से यही जवाब बन रहा है।
मैं आधा सा क्वेश्चन रह गया मैम इसमें, बोलिए बोलिए। क्या अमाउंट होगा फंड्स का, एक्यूमुलेटेड जो फंड्स है उनका भी और करंट की रिसीट से उनका भी? क्या अमाउंट होगा, मैं नहीं समझी सर, क्वेश्चन प्लीज फिर से बोलिए। टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? हाँ यस यस यस। अब वो किस पे लगेगा, तो आपको जो एग्जिट टैक्स लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपका एसेट साइड में बैंक बैलेंस तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, मशीन खरीदा है, या कोई लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, या कोई इन्वेस्टमेंट आपने अंडर कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसकी आज के डेट में फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। वो आपके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो सकती है, जो कि उसका तरीका है इनकम टैक्स में सेक्शन 11 यू में है, यूए में है, और मर्चेंट बैंकर उसका वैल्यूएशन करते हैं। अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हमको इन्वेस्टमेंट भी हमें प्रिस्क्राइब्ड है कहाँ करना है, उसमें कर दिया, तो उसकी आज की जो मार्केट रेट है, फेयर मार्केट वैल्यू है, लेस लायबिलिटीज इफ एनी इन द बैलेंस शीट, वो करके जो बैलेंस आएगा उस पे आपका 34.94% एग्जिट टैक्स है फिलहाल, वो लगेगा। इज इट कि अभी 30 सितंबर 23 तक किया इन्होंने, और अभी भी सर क्या पता कि कितने अभी सो रहे हैं पुराने एनजीओज और मंदिर गुरुद्वारे ट्रस्ट, पढ़ा ही नहीं उनको। तो ये तरीका, पहले तो सरकार को सबको एक नोटिस, जो रडार पे है 33 लाख कि डेटा तो आ गई है इनके पास ना, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से आ जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आ जाती है कि कितने रजिस्टर्ड हुए हैं ट्रस्ट के केस में, सोसाइटी रजिस्ट्रार से आ जाती है, एमसीए से आ गई इनके पास 33 लाख की। पहले आप सबको एक नोटिस तो दो तो कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तब ये लाना चाहिए डेट एक्सटेंशन फाइनल। तो ये अगले सालों में ठीक पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड है मैम, लाइक एकदम अनऑर्गेनाइज, लेकिन पीछे पड़ी है सरकार। सर इसको करना ही करना है, क्योंकि अब आप लोग, एक और नई चीज आ गई है ट्रस्ट के केस में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। किसी ने सुना है ये नाम? मतलब आप लोगों को पता भी है? अब तो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग डोनेशन से तो जो होती है पर्सनल कॉन्टैक्ट से वगैरह वगैरह से, आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। और मैं एक बहुत शॉर्ट में बस एक ब्रीफ इसका देना चाहूंगी, इस पे भी लंबा थोड़ा 20-25 मिनट बात की जा सकती है, लंबा है इसका कहानी किस्सा। तो अब आपको पब्लिक आप में इन्वेस्ट कर सकती है, आप जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड जारी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोविजन बनाए जा रहे हैं सोशल सेक्टर, क्योंकि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है इस समय सबसे जरूरी है प्लेनेट बचाना, लोगों को बचाना, पीपल, PPP, प्लेनेट, पीपुल, देन प्रॉफिट, प्रॉफिट उसके बाद है। और CSR का जो फंड कंपनीज में ह्यूज अमाउंट है, 2% ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ह्यूज अमाउंट है, ये सही दिशा में उपयोग हो, इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म बस सर हो गया है, उसमें कई लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, और अभी उसकी लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, जल्दी से जल्दी वो आ जाएगा, तो वो लिस्टिंग भी हो जाएंगे। उसको आप लोग को कभी उसका सेपरेट कभी लीजिएगा तो उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा, कोई भी लेगा, ये थोड़ा हम सीए के मसरफ का ज्यादा है, पर आप सबके जो एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, अगर उनका पिछले 3 साल पुराने हैं और उनके पिछले साल में एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा है और डोनेशन 10 लाख से ऊपर है, और अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन 50 लाख से ज्यादा है, और डोनेशन भी जरूरी है, उनको कहाँ से पैसा मिला है, 10 लाख से ज्यादा है, तो आप अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाइए अपने क्लाइंट्स को, जिनके भी पास ऐसा बड़ा एनजीओ है। कम से कम एक ब्रांड वैल्यू बनेगी उनको पब्लिक से पैसा आ सकता है, अगर उनका मिशन सही है। लोग, जो मेरा मिशन होता है एजुकेशन में डालना, किसी का प्लांटेशन में हो सकता है, किसी का किसी में हो सकता है, वो बड़ी ट्रांसपेरेंट स्टॉक एक्सचेंज बताएगा कि कौन सी एनजीओ किस में काम कर रही है, इन्वेस्टर को बताएगा, और वो वहां डोनेट थ्रू ये बॉन्ड्स के थ्रू करेगा। इट इज अ डोनेशन ओनली, लेकिन उसका एक बड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टाइप से आ रहा है, तो बहुत मजा आने वाला है सर, बड़ा जबरदस्त इसमें चेंज आ रहा है जो एनजीओ सेक्टर है। मतलब वो इतना ऑर्गेनाइज हो रहा है कि अब उसकी स्टॉक एक्सचेंज तक बन गई है। सोचिए आप, क्या जब ये नया कंसेप्ट इंडिया के लिए है सर, सबसे पहले ब्राजील में हुआ था, फिर कनाडा में हुआ, इवन छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज में हो गया है, हम लोग तो अभी थोड़ा बाद में आ रहे हैं, 2003 से शुरू हो चुका था ये।
तो ये कंसेप्ट अब धीरे धीरे सरकार पूरा इसको स्ट्रीमलाइन कर रही है, बहुत ऑर्गेनाइज करने के फेर में पड़ी है, क्योंकि हम एनजीओ मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी बहुत बड़ा रोल है, भागीदारी जरूरी है। एनजीओ की, सरकार अकेले सब काम नहीं कर सकती है। सरकार पैसा भी देती है, ग्रांट्स भी देती है, सब कुछ देती है, तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो, सही मोटो में जाए, उसका इम्पैक्ट हो सोसाइटी में। इसके लिए अब ऑडिट भी होगी, हर एनजीओ जो बड़े हैं उनका सोशल ऑडिट भी होगा सर। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मेरा आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसको मैंने मेरे शेयर किया आप सबके संग, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सारे ऑर्गेनाइजिंग जो एसोसिएशन है, अथॉरिटीज हैं, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे फिर से बुलाया। और मैंने अपना जो लिमिटेड नॉलेज है, नॉलेज हमेशा लिमिटेड रहेगी टैक्सेशन में, मैं बार बार कहती हूँ, हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। नॉलेज जो मेरे से रह जाए आप भी उसको ऐड करिए, और जो जिसको आता है तो एक कॉम्पैक्ट नॉलेज हम लोग को जब हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो मिले। इन शब्द तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सभी को। और अगर कोई मेरा ट्रस्ट का केस है, उसका टोटल रिसीट जो है तो मोर देन 50 लाख है, काफी बड़ा थोड़ा है। हाँ। लेकिन उसमें जो ट्रस्टी है उनके डिस्प्यूट होने की वजह से उसने 21-22 का जो अकाउंट्स नॉट येट फाइनलाइज, 21-22 का इनकम टैक्स का रिटर्न भी उसने उसका भरा नहीं है। तो क्या है उसको इफेक्ट होगा? सर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा, आपका मालूम है, पहली बात तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अभी आप स्पेशल रिक्वेस्ट, हाँ, हाँ कॉन्डोनेशन के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करिए आप, क्योंकि आपका अभी तक नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि आएगा। अच्छा डिस्प्यूट चल रहा है, उनका ट्रस्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, और हमने ये इलेक्शन का उसका चल रहा है फंडा, हमने बार बार उनको दिखा भी है, एक टाइम में होना चाहिए, 21-22 का होना चाहिए, 22-23 का भी टाइम में होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक उनका चल रहा है। इसकी वजह से उनका एग्जाम्पशन कैंसिल हो सकता है ना? यस सर, कैंसिल हो गया, अब तो अलाउड ही नहीं है अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो एग्जेम्पशन। अब आपका मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमर्शियल मैनर में करके जो टैक्स आएगा आपको भरना पड़ेगा उस साल का। अभी अगले साल टाइम से भरेंगे तो रीगेन हो जाएगा, इस साल को आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं मिलेगा लेट का। अच्छा, तो मुझे कुछ स्पेशल वो लिख के जाके आप अप्रूवल करा ले, बात अलग है। कंडोनेशन, ओके मैडम, ओके, थैंक हाँ यू। वो आप करा ले, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट हो गया है, बजट में इस बार आ गया कि बेनिफिट अवेल करने के लिए टाइम से रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी कोई ऑफिशियल कंडोनेशन इसकी नहीं आई है, पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, जेन्युइन कॉज है तो वो अलाउ करते हैं, सुनते हैं आपकी बात, पर अदरवाइज ऐसा मत करिए सर। उनकी डिस्प्यूट अपनी जगह, उनकी डिस्प्यूट कितना लेना है, रिटर्न तो फाइल करो। अकाउंट नहीं फाइनल हुआ, उसके वजह से उसका ऑडिट भी नहीं हुआ, उसके वजह से दीजिए, सरकार का फायदा होगा, टैक्स भरेंगे और क्या। नहीं, कुछ जरूर लगे तो मैडम मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ऑलवेज सर, ऑलवेज। शर्मा जी से आपका नंबर लूंगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर और मेरे किसी को समाधान करें। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार के शानदार व ज्ञानवर्धक उद्बोधन हेतु अद्भुत प्रतिभा की धनी मुख्य वक्ता परम आदरणीय सीए जमुना शुक्ला जी का मैं हृदय से आभार व अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बेहद सरल लहजे में हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। सभी सम्मानित साथियों की शंकाओं का बेहद सरल भाषा में निवारण किया। उसके लिए मैं आज के वेबिनार के गुरु परम आदरणीय सीए जमुना शुक्ला जी के विद्वता से परिपूर्ण व शानदार व्यक्तित्व को सादर नमन करता हूँ। सभी साथियों ने शांत भाव से बड़ी एकाग्रता व तल्लीनता के साथ आपके उद्बोधन को सुना है और ज्ञान अर्जित किया है। आपका हृदय से आभार। साथ ही वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के वेबिनार को सफल बनाया। उपकाश के इस शानदार मंच की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं वेबिनार के प्रथम सत्र के वक्ता प्रिय भाई प्रियांक भारद्वाज जी का। मैं आभार प्रकट करता हूं उपकाश के जनक परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान हर्ष शर्मा जी व उपकाश के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों का, जो निरंतर विधि